बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ग्रुप नंबर 15 के बारे में आप पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, अब ग्रुप नंबर 15 में हमने पहले तो उसकी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर देखा, फिर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम अगर आगे देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए ग्रुप नंबर 15 की, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम आए हाइड्राइड्स को लेके कि अप टू डाउन हाइड्राइड्स को लेके क्या डिस्कशन होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस तरह का है, ठीक है, और एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की भी हमने यहाँ बात की है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इतना कुछ कर चुके हैं। जो आप वीडियोस देखते हो तो उसमें आप देखना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ तक मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपके कोर्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके ये टॉपिक्स हट चुके हैं। एक तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल हट गया है, ठीक है, एक प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन और एलोट्रोप्स जो है वो फॉस्फोरस के जो एलोट्रोप्स है, रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, इसके बारे में सब कुछ हट गया है। तो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फीन और इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपके कोर्स से चला गया है, इसलिए उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रही हूँ, वो देखना। हम ये बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने ये कहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। अगर हम कहें तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी फिर मैं बोल रही हूँ, इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ डिस्कशन करें तो ग्रुप नंबर 15 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 की है, पर ये गलत है, ये एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 15 का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका NS2NP3, और ग्रुप नंबर 16 का है NS2NP4। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से निकालने वाली एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। यहाँ हम ये अगर हमने ट्रेंड देखा तो हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन अब इसका मतलब तो ये हुआ कि 15 से ज़्यादा ग्रुप नंबर 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, पर गलत है। ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू 16 ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये माना जाता है कि अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो स्टेबल है और उनसे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलता है, उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टेबल है। S में 2 और P में हाफ फील्ड है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 15 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है, एक्सेप्शन है, इसलिए आपसे पूछते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए
ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता। अगर उसको निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। ये हुई आयनेशन एंथैल्पी की बात। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? इस ग्रुप के एलिमेंट की दो वैलेंसी मैंने आपको बताई है, +3 एंड +5। तो देखो इस ग्रुप के एलिमेंट +3 में भी रह सकते हैं और +5 में भी रह सकते हैं, ठीक। और अगर ऑक्सीजन बोले तो वो एनायन है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे E2O3 और ये बनाएंगे E2O5। यानी दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। E2O3 टाइप्स ऑक्साइड बनता है और एक E2O5 टाइप ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ अगर देखें नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन, फिर आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसिलिक। इसके ट्राई ऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बनाएगा N2O3, ये बनाएगा P2O3, ये बनाएगा AS2O3, यहाँ बनेगा Sp2O3 और यहाँ बनेगा Bi2O3। ये ऑक्साइड्स बनते हैं। अब हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, यानी ये नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये मेटेलॉइड्स हैं और लास्ट में एक जो बिस्मिथ है वो मेटल है, ठीक है। अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, सबको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और अप टू डाउन अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हम यहाँ कहें अगर यहाँ ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये एसिडिक नेचर की, एसिडिक, और ये मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का होगा। और ये दोनों ही कैरेक्टर शो कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक, एम्फोटेरिक टाइप्स के होंगे। तो कहने का मतलब अप टू डाउन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे पता चलता है? मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, इसलिए ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई एक सिंपल ट्राई ऑक्साइड की। और ट्राई ऑक्साइड में हमने देखा कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है। लेकिन एक ही एलिमेंट के दो ऑक्साइड हो, ट्राई ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड, तो कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, उसकी हम बात करते हैं। सपोज करो फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड है और फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड है P2O3 और P2O5। फॉस्फोरस दोनों ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो जब दोनों ऑक्साइड बनाता है तो कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, इसकी हम बात करें। मैं फिर बोल रही हूँ, ये हमने बात की थी अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड की, यहाँ तक हमने बात की, ठीक है। और सारे ही ट्राई ऑक्साइड थे, तो अप टू डाउन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन अब मैं ये बता रही हूँ कि एक ही एलिमेंट के दो ऑक्साइड हो तो कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। अगर मैं कहूँ इन दोनों फॉस्फोरस में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो देखो यहाँ पे ये जो वैलेंसी वो इसकी है, तो यहाँ फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये वैलेंसी इसकी थी, यहाँ फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसका एसिडिक नेचर के होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए P2O5 एसिडिक नेचर का है और P2O3 बेसिक नेचर का है। वापस बोल रही हूँ, एक ही एलिमेंट्स के अगर दो ऑक्साइड हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे ये P2O5 आपका एसिडिक नेचर का है, ठीक है। ये हुई यहाँ पे बात, आपको समझ में आ गई होगी। और ट्राई ऑक्साइड्स को लेके भी मैंने बात की और पेंटाऑक्साइड्स को लेके भी आपसे बात की। अच्छा, बिस्मिथ जो है वो Bi2O5 में नहीं रहता है स्टेबल, रीजन बताइए। बिस्मिथ Bi2O5 नहीं बनाता है, इसका
5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एलिमेंट्स की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, अप टू डाउन से डाउन बिस्मुथ है और बिस्मुथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता भी है तो वो स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए Bi2O5 जो है वो ऑक्साइड नहीं बनता, और बन भी जाएगा तो वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हुई हमारी ऑक्साइड्स की बात। यहाँ अब बात करते हैं हम हैलाइड्स की। तो यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हैलाइड्स। तो आपको भी पता है हैलाइड्स में आपके आएंगे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इनको सबको कंबाइंड में बोल सकते हैं X। ठीक है, अब दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं यहाँ पे, एक तो बनता है ट्राई हैलाइड और एक बनता है पेंटा हैलाइड। देखो यहाँ एलिमेंट्स की दो वैलेंसी है, +3 और +5। ठीक है, हैलोजन से जब रिएक्ट करेगा तो हैलोजन की वैलेंसी -1, ठीक, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो बनता है EX3 एंड EX5, यानी दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन बनाएगा क्लोराइड से NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl। ठीक है, ये बनाएगा। और पेंटा हैलाइड्स भी बनते हैं, तो पेंटा हैलाइड्स जब बनते हैं तो नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, ये बनाएगा PCl5, ASCl5, SbCl5, और बिस्मुथ जो है BiCl5 में अनस्टेबल है, अब दोनों क्वेश्चन पूछते हैं ये NCl5 क्यों नहीं बनाता है, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड क्यों नहीं बनता है? तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। हम अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 और 2d एब्सेंट होता है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे, और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ सकती है, लेकिन +5 नहीं आती। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के लिए यहाँ S से इलेक्ट्रॉन D में जंप करता, तब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, और वो जब रिमूव होते तब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती, लेकिन नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन S से जंप नहीं करेगा D में और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। और जब तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी NCl5 शो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है बिस्मुथ अनस्टेबल क्यों BiCl5 में। वही बिस्मुथ भी अगर इस तरह शो करेगा तो इसको किस स्टेट में आना पड़ेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना होगा। और आपको पता है ड्यू टू देखो नाइट्रोजन के लिए अलग आंसर है, बिस्मुथ के लिए अलग आंसर है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अच्छा, बिस्मुथ इसमें स्टेबल क्यों नहीं रहता, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये आपके हैलाइड्स को लेके मैंने आपको कुछ ट्रेंड्स बताए। अब बात आती है कि कौन कोवलेंट नेचर का है, कौन आयनिक नेचर का है। तो पेंटा हैलाइड्स जो है वो कोवलेंट नेचर के होते हैं एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड। मैं कहूँ PCl3 और PCl5 में कौन कोवलेंट नेचर का है, तो PCl5 कोवलेंट नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ हम देखें तो फॉस्फोरस पे +3 और क्लोराइड पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब इसको कोवलेंट क्यों कहा मैंने, इस
फजान्स रूल 11th क्लास में पढ़ा है। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर छोटा कैटायन और बड़ा एनायन होता है तो ये कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो जाती है, ये कैटायन एनायन को डिस्टोर्ट कर देता है और आयनिक की जगह कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा फजान्स रूल कि छोटा कैटायन जितना ज़्यादा होगा, हाई चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो अगर हम PCl3 में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, PCl5 में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होते हैं तो यहाँ पे स्मॉल कैटायन बनेगा, और स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन के कारण यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर्स शो होंगे। इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो हैलाइड्स है वो कोवलेंट नेचर शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो हैलाइड्स को लेके यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ट्राई हैलाइड्स को लेके और पेंटा हैलाइड्स को लेके यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन आपके बुक में जो है उसको हम डिस्कशन करें। तो एक क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया हुआ है कि जो बिस्मथ है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पेंटावेलेंट स्टेट, यानी +5 वैलेंसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लो बिस्मथ की +5 Bi 2O5 जिसके बारे में कहें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों है, यानी बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है। तो देखो बेटा, जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले इसको आयोनाइज करो। तो बिस्मथ पे आती है वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन पे आती है बिस्मथ पे आती है +5 और ऑक्सीजन पे आती है -2, क्योंकि ये वैलेंसी जो है वो एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, अब आपको पता है बिस्मथ जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं रहता है, बिस्मथ +5 की जगह +3 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, यानी बिस्मथ जल्दी से +5 से किसमें आना चाहता है, +3 में आना चाहता है। +5 में स्टेबल नहीं रहेगा, मैंने आपको बताया है इसका रीज़न पिछले वीडियो में। मैंने वापस फिर बोल रही हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, क्योंकि इसके s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d में जंप नहीं कर पाता, न्यूक्लियस उसको पावरफुली अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखता है। तो जब तक d में जंप नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी हम ये तो समझ लें बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं रहता है। अप टू डाउन स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखो अगर हम कहें बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं है तो वो किस में आना चाहता है जल्दी से, +3 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इसका रिडक्शन होता है, यहाँ इसका रिडक्शन हो गया है। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 इन 11th क्लास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था कि जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है मतलब वो रिडक्शन होता है, और जिसका भी रिडक्शन होता है वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होता है। मैंने आपको बताया था एजेंट उल्टा काम करता है, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। इसी तरह बिस्मथ जो है वो +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, यानी खुद का रिडक्शन कर रहा है, यानी खुद का रिडक्शन हुआ, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जब खुद का रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसीलिए बिस्मथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ज़्यादा बिहेव करता है इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्वेश्चन आपके फिर अभी मैंने देखा कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस PCl5 में स्टेबल है, पर नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है, NCl5 में स्टेबल नहीं है। अभी आपको मैंने रीजन बताया इसका कि नाइट्रोजन क्यों नहीं है। +5 नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट आने के लिए d ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसीलिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते। ये आप देख रहे हो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन में d में जंप करता तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं
कारण यहाँ पे ये HCl5 प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं जो आपने देखी है। कुछ एक बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक पता है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके अगर आपको पता है तो आप इजीली जवाब दे सकते हो कि ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंपाउंड नहीं है स्टेबल, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रीजन क्या है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है। एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है, साथ में एटॉमिक साइज से भी पता चलता है। एटॉमिक साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बात। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा और एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं कि हम हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, जो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करता है कि ग्रुप नंबर 15 से ज़्यादा, वो ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और ग्रुप नंबर 16 की कम है। तो 15 की ज़्यादा होने का रीज़न आपको समझ में आया क्या है कि यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। देखो साइज तो 16 की ज़्यादा है, छोटी है, 15 से छोटी साइज 16 की है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो एटॉमिक साइज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 की ज़्यादा होती है। क्यों होती है उसका रीज़न मैंने बता दिया, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये बहुत सारे टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस किया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके, दूसरा ऑक्साइड्स को लेके, तीसरा हैलाइड्स को लेके, और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। तो आज हमने ये काम कर लिया है। कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम फिर उसकी कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ये सब बातें देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।